हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आइए आज का ये वीडियो की शुरुआत करें। ये वीडियो खास तौर से मैं किसके लिए बनाने जा रहा हूँ, ये नेशनल इनकम का टॉपिक कवर करेगा। ये स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक रिविजनरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम कवर कर रखे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बाकी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा उस पर फोकस रहेगा। हालांकि यही कॉन्सेप्ट्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टडीज़ में भी मिल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स का पूरा रिकैप होगा। हालांकि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करना इस वीडियो में नहीं इंक्लूडेड है, बट कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको सारे इंक्लूड करे जाएंगे। तो आइए आज का ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए बच्चों, नेशनल इनकम का ये वाला एक टॉपिक आप सब इस तरीके से समझें कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ ये एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी। एडजस्टमेंट्स का रीकैप किया था। एडजस्टमेंट 3 तरीके की थी। पहला एडजस्टमेंट था जब हम ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं। जब ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं बच्चों, तो हम क्या करते थे, ग्रॉस से नेट पे जाने के वक्त हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे। ग्रॉस से नेट पे जाने की तरफ हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे थे और नेट से ग्रॉस की तरफ तो डेप्रिसिएशन को प्लस। ये पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट आता है जब आप मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तब आप एनआईटी को माइनस करते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ तब आप एनआईटी को प्लस करते हैं। और तीसरा एडजस्टमेंट क्या था बच्चों, जब आप नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हैं एनएफआईए माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ तो एनएफआईए प्लस। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स को दिमाग में रखते हुए सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा कन्वर्जन वाला हिस्सा समझाता हूँ। देखिए, मैंने 2 चीज़ें एक्सट्रीमली ले ली है। पहला है, एक है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक तरफ है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों के बीच का एडजस्टमेंट्स होते हैं। पहला देखिए, जैसे कि पहला एडजस्टमेंट है जब मैं ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहा हूं, तो बच्चों जब ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो एडजस्टमेंट नंबर 1 आ जाता है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोलता है कि हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो ये देखिए, मैंने यहां से यहां पे जब जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ये करके दिखा रखा। दूसरा, जब आप डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 2 आ जाता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए, जब आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो एनएफआईए प्लस हो जाएगा। और तीसरा एडजस्टमेंट, जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 3। जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से तीनों एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाती हैं। अगेन एग्जाम में आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर बोल देगा कि भाई ये गिवन है, यहाँ पे जैसे कि ये देखिए ये गिवन है और आपको ये फाइंड आउट करना होता है। तो बेसिकली आप जो चीज़ को फाइंड आउट करने जा रहे हैं और जो गिवन है, अगर यहाँ पे आप प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर देंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक मैंने आपको तीनों एडजस्टमेंट्स कवर करते हुए एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा बनवा दिया है। हालांकि आप इसको अलग अलग तरीके से कवर कर सकते हैं, एग्जामिनर भी इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ये एडजस्टमेंट प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन क्या डाटा गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, इस पर डिपेंड करता है। आइए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड होते हैं बच्चों। सबसे पहले मेथड नंबर 1, यहाँ पे मैंने आपका पूरे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने नहीं बैठूंगा। ये न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन रहेगा। कॉन्सेप्ट कैसे करना है, क्या करना है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंपाइल कर रखा है। तो आइए एक एक करके चलते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर स्टेप नंबर 1 क्या होता है बच्चों, स्टेप नंबर 1 होता है आपको वैल्यू एडेड निकालना होता है। दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको आप इनपुट भी बोल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। आउटपुट के अंदर यहाँ पे आपको 2 एडजस्टमेंट्स का ध्यान में रखना है। 2 एडजस्टमेंट्स क्या है कि जब भी आप आउटपुट लिखेंगे इट विल ऑलवेज इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स, यानी कि अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो उसके अंदर एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करके चलना है। दूसरी एडजस्टमेंट, आपको यहाँ पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लेके चलना है, यानी कि अगर आपको चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सेल्स के बराबर ही हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। बट अगर आपको चेंज इन स्टॉक गिवन है, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपको इसको भी कंसिडर करके चलना है। दूसरा, सेल्स कैसे निकलेगा, यूनिट सोल्ड
इनटू सेलिंग प्राइस। तो ये डिपेंड करता है डाटा क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर एक ही एडजस्टमेंट ध्यान में रखनी है कि इट इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली इंपोर्ट्स। मतलब इट इंक्लूड्स इंपोर्ट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई सामान खरीदा, कुछ डोमेस्टिक परचेज कर लिया और कुछ आपने इंटरनेशनल परचेज किया है, तो यहाँ पे टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा, दैट इज इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स। तो स्टेप नंबर 1 ये होता है। तो जब आप वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं तो 3 सेक्टर का निकालते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स को जब आप जोड़ देंगे, तीनों का वैल्यू एडेड जब आप जोड़ देंगे तो उससे निकल के आएगा GVA एट MP, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर इसको GDP एट MP भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के करने के बाद आपको NNP एट FC निकालना होता है। NNP एट FC इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। तो आपने GDP एट MP तो निकाल ही लिया है, ये आपने गिवन है ही आपको, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आपको गिवन है, एक चीज़ फाइंड आउट करना है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट नंबर 1। डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, प्लस NFI है, एडजस्टमेंट नंबर 2। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, माइनस NIT, एडजस्टमेंट नंबर 3। तो तीनों एडजस्टमेंट्स को जब आप कर देंगे तो आपका अल्टीमेटली NNP एट FC निकल के आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स आपको पूरे के पूरे ध्यान रखने। इसके अलावा जब आपने क्लासेस के दौरान कभी भी पढ़ा होगा तो प्रिकॉशंस भी पढ़ते हैं हम, तो उन प्रिकॉशंस को ना मैंने टुवर्ड्स दी एंड यहाँ पे इकट्ठे कंपाइल करके आपके साथ लिख दिया है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। प्रिकॉशंस में से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल, जो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल है, ये तो श्योर शॉट है कि एक न्यूमेरिकल तो आना ही आना है 5 मार्क का। तो आप न्यूमेरिकल को आसानी में, मतलब हल्के में ना लेके जाए। तो पहला मेथड तो हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड। तो बच्चों इनकम मेथड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये देखिए। पहला कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और 5वां मिक्स्ड इनकम। तो पांचों तरीके की इनकम को जब हम जोड़ देंगे, समेशन ऑफ इनकम, इट इज नोन एज NDP एट FC। तो जब हम पांचों तरीके की इनकम को जोड़ देंगे, इसे बोलेंगे NDP एट FC। इसके अंदर ना कुछ एडजस्टमेंट्स पूछी जा सकती हैं, जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी आता है, दैट इज प्रोविडेंट फंड, ESI एक्सेट्रा, पेंशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर का जो भी सोशल सिक्योरिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स हो सकते हैं। टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ना, वो वाला टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, तो आपका प्रॉफिट बन जाता है। चौथा एलिमेंट हो गया। अच्छा, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करके इसको टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, किस तरीके से गिवन है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मिक्स्ड इनकम हो जाता है ऐसा कोई इनकम जिसके अंदर मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम दिख रहा है, तो आप उसको मिक्स्ड इनकम में क्लासीफाई कर देंगे। तो जब भी आप सारी इनकम को जोड़ देंगे, उससे निकल के आएगा NDP एट FC। तो ये NDP एट FC आ गया, और ये आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर तो एक ही एडजस्टमेंट है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, तो इसे NFI बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप वैल्यू एडेड में ऐड करते हैं ना, वैल्यू एडिशन, तो जो टोटल निकल के आता है उसे बोलते हैं GDP एट MP। जबकि जो आप इनकम मेथड में टोटल ऐड करते हैं उसे बोलते हैं NDP एट FC। तो दोनों में ये फर्क आ जाता है, जो वैल्यू एडेड है उसके अंदर GDP एट MP और यहाँ पे NDP एट FC। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगला आता है बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा तंग होता है, तंग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ना टर्मिनोलॉजीज बहुत बड़ी बड़ी है। सिंपल भाषा में अगर बात करेंगे तो देखिए, स्टेप नंबर 1 एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब बेसिकली हाउस होल्ड का कंजम्पशन का खर्चा। ये आ गया गवर्नमेंट फाइनल, एक पहला, दूसरा एलिमेंट, तीसरा और चौथा। तो पहला तो हो गया हाउस होल्ड का कंजम्पशन का खर्चा, तीसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट का कंजम्पशन का खर्चा। ये था हाउस होल्ड का कंजम्पशन का खर्चा। और चौथा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के खर्चे को, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसको रिप्रेजेंट करता है।
इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये वाला पॉइंट मैंने देखा है बच्चों को सबसे ज़्यादा तंग करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो फिक्स्ड वगैरह, इसके ना दो पार्ट्स हो जाते हैं, फिर मैं इसको ऐसे पिक करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो फिक्स्ड वाला हिस्सा और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक होता है आपका। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके तीन तरीके के इन्वेस्टमेंट आते हैं फिक्स्ड वाले के अंदर। एक बिजनेस का, यानी कि फर्म्स जो इन्वेस्ट कर रही होती हैं इकोनॉमी में। एक ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई हाउस होल्ड आपका घर वगैरह घर बना रहे हैं, रेजिडेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो वो कंजम्पशन में नहीं आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो जो हाउस होल्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो आ गया। और तीसरा आ रहा है जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे कि फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हैं, तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में तीसरा पार्ट ये आ जाता है। तो ये तीनों को जब ऐड करते हैं तो आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जब आप करते हैं तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस आ जाता है। ठीक है ना? तो इन तीन चीजों को आप ध्यान रखें। तो स्टेप नंबर 1 था, दिस वाज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? जब आप सारे खर्चों को जोड़ देंगे तो इससे जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। तो ध्यान रखिए, वैल्यू एडेड के अंदर जीडीपी एट एमपी, आपका इनकम मेथड के अंदर आपका एनडीपी एट एफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से आपको फाइंड आउट क्या करना है? अगर नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है तो ये डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी माइनस। क्वेश्चन में और भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तीनों मेथड को सॉल्व करने के बाद ज़्यादातर एग्जाम में ना पता है फॉर्मेट कैसा आ रहा है कि आपको डाटा गिवन है, रिक्वायरमेंट 1 है, रिक्वायरमेंट 2 है, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, दो मेथड्स पूछ रहे हैं। तीनों मेथड वाला क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि उसके अंदर फिर डाटा इनको कंसाइज करना पड़ेगा। तो 2 मेथड डाल दिए वहाँ पे और बोला कि भाई इन 2 मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो आपका दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आंसर सेम निकल के आएगा। अगर सेम नहीं निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी है, तो दोबारा से उसको एग्जाम में क्रॉस चेक करें। वैसे भी आपको एग्जाम में काफ़ी टाइम मिलेगा, सफिशिएंट टाइम, न्यूमेरिकल 5 नंबर का श्योर शॉट आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आपने लिखना है। नेक्स्ट, इसको करने के बाद ये आपके मेथड्स खत्म होते हैं बच्चों। फिर इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होता है, प्रिकॉशंस वाले बेस्ड क्वेश्चंस। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है कि जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और ये सारी आइटम आपके पास आती हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से इनको कंसीडर करना पड़ता है कि इनको इंक्लूड करें या ना करें। एग्जाम में इसके ऊपर 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे बोलेगा कि भाई ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा और इसका रीजन भी बताइए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है, आप इसको बड़े ही आराम से समझिए, बहुत सिंपल है। ट्रांसफर इनकम मतलब वन साइडेड इनकम। वन साइडेड इनकम इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं होता, ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड। कोई भी कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट्स है, जैसे कि कोई टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को पे करना है, कोई कंपनी का टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, जीएसटी, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। इसका रीजन क्या होता है? गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, उसके बदले में आपको प्रॉमिस नहीं करती कि सर्विस देगी। कौन सी सर्विस देगी? तो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो रहे, दिस इज ऑल्सो लाइक अ ट्रांसफर इनकम फॉर द गवर्नमेंट। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये बहुत बारी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। फाइनेंशियल एसेट सेल एंड परचेज का मतलब क्या हुआ? कोई भी आपने डिवेंचर्स, स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, ये सब खरीदा, तो इन सब को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसका रीज़न क्या देते हैं कि सिंपली पेपर बेस्ड होता है, पेपर है, इसके अंदर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो इसी वजह से इंक्लूड नहीं होगा। विंडफॉल गेन्स, कोई आपकी लॉटरी लग गई, कोई जैकपॉट लग गया, कोई आपने घोड़े पे बैटिंग की थी, हॉर्स रेस के ऊपर आप जीत गए, जैसे मूवी देखी होगी कि आपने फुकरे मूवी के अंदर क्या करता है, वो रात को सपना देखता है, सुबह डिकोड करता है और उससे वो पैसा जीतता है। तो विंडफॉल गेन्स आपके तुक्के मारने, आपके लक के बेस्ड, तो वो चीज़। नॉन मार्केटेबल ट्रांजैक्शंस, ये भी बहुत बारी रिपीट होता है, इसके ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नॉन मार्केटेबल ट्रांजैक्शंस की वजह से आपकी जीडीपी ढंग से कैलकुलेट नहीं हो सकती, ये भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। नॉन मार्केटेबल ट्रांजैक्शंस का मतलब कोई भी ऐसी सर्विसेज या कोई भी ऐसा आपने कंजम्पशन किया हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते,
जैसे आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है बच्चों, तो मम्मी जब आपके लिए खाना बना रही है, क्या उस चीज़ का मार्केट वैल्यू निकल सकता है? नहीं निकल सकता, बहुत मुश्किल है। तो उस केस के अंदर ऐसी चीज़ों को नॉन मार्केटेबल गिनते हैं और इसको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सिर्फ हम फाइनल गुड्स को कंसिडर करते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी बहुत बारी रिपीट होता है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इसलिए नहीं करेंगे, इसका रीज़न जिस साल ये प्रोड्यूस हुए थे गुड्स, जैसे कोई गाड़ी है जिस साल प्रोड्यूस हुई थी उस साल वो नेशनल इनकम में काउंट हुई थी। अगर आप उसको बार बार सेल कर रहे हैं तो कोई भी नई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, हेंस सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करने पे ये इंक्लूड नहीं होगा। कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन, कोई आग लग गई जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग खराब हो गई, कैपिटल गेन अचानक ही लैंड की वैल्यू बढ़ गई, तो इसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, हेंस ये इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड बाय हाउसहोल्ड और नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये इंक्लूड नहीं होता है। अब जैसे कि मान लीजिए बैंक ने हाउसहोल्ड को कोई लोन दिया और ये लोन है हाउसहोल्ड के अपने पर्सनल गाड़ी के लिए या ऐसा कुछ, बिजनेस लोन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पर्सनल रीजंस की वजह से हाउसहोल्ड ने, बैंक ने जो लोन दिया उसने उसकी गाड़ी ले ली और इसके पीछे वो लोन इसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट जो है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये जिसके लिए लोन ले रखा है ना, जिस पर्पस के लिए लोन ले रखा है, दिस इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, और क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए नहीं है, हेंस ऐसे इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी प्रिकॉशनरी आइटम है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नेशनल डेट या इंटरेस्ट पेड बाय हाउसहोल्ड्स इसको इंक्लूड नहीं करते, नेशनल डेट इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो आइटम्स इंक्लूड होंगी, कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन, आपने कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदे बेचे, उस पर ब्रोकरेज पे कर रहे हैं या कमीशन पे कर रहे हैं, वो इंक्लूड होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लाइक इम्प्यूटेड रेंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ओनर खुद के लिए यूज़ कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक वैल्यू निकल पा रहा है, मार्केटेबल वैल्यू है, तो उस चीज़ को भी आप कंसिडर करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका एक जगह है, आपकी खुद की एक जगह है, आप वहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है खुद को तो रेंट देंगे नहीं ना, उसका एक नोशनल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हैं कि मान लो मैं एक जगह में बैठा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे काम ना कर रहा होता, इसको रेंट पे देता तो रेंट मिलता, तो उस रेंट को इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं और इसको इंक्लूड किया जाएगा। कोई प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कोई गुड्स वगैरह आपने प्रोड्यूस किए जिसका आप सेल्फ कंजम्पशन कर लेते, जैसे मान लो कोई एग्जांपल के तौर पे कोई पेस्ट्री शॉप है, वो पेस्ट्री प्रोड्यूस करता है, खुद ही खा जाता है, बेचता भी है मार्केट में, खुद भी खा भी जाता है, तो उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसका मार्केटेबल वैल्यू निकल सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो इंक्लूड होगा, एक्सपेंडिचर है, अभी अभी हमने पूरा उसका एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ये पढ़ा ना, कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाला एडजस्टमेंट नंबर 2 पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा कैपिटल फॉर्मेशन, तो हेंस यहाँ पे इंक्लूड होगा ये कैपिटल फॉर्मेशन का खर्चा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, ये तो इनकम हो गया एम्प्लॉइज का। पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय द हाउसहोल्ड, कोई भी हाउसहोल्ड खर्चा कर रहा है तो वो हाउसहोल्ड कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है, हेंस इसको भी इंक्लूड करके चलेंगे। प्रॉफिट अर्नड बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम ब्रांचेस अब्रॉड, इंडिया की कोई कंपनी है जैसे टाटा कंपनी है, इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, रिलायंस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वहाँ से पैसा आता है, इनको प्रॉफिट कमाती है कंपनी, आप पैसा आता है अब्रॉड से, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा रिकैप किया था ना हमने, तो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई एजुकेशनल सर्विसेज वगैरह दे रहा है तो इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट, बाहर से कोई बंदा आ रहा है इंडिया में घूमने के लिए तो इसको एक्सपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा। एक्सपोर्ट हो गया ना, एक तरीके से हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए है, इसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक ने कोई लोन दिया, उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये प्रिकॉशनरी आइटम्स है, इस पे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है प्रिकॉशंस के ऊपर, इनको बड़े ही ध्यान से करके जाएं, इस पे 3 मार्कर एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब ये ना आखिरी के अंदर एक थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, बस ये डिस्कशन वाले टॉपिक ही है।
मैंने कई बार देखा है बच्चे क्या करते हैं, ये आखिरी का जो टॉपिक होता है ना ये छोड़ के जाते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स। प्लीज़ इसको छोड़ के ना जाएं। एग्ज़ाम का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि इस बार ये पैटर्न भी बनना चाहिए, बट ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है, बट है बहुत ही आसान। मैंने कोई 2 रैंडम ईयर्स ले लिए हैं, जैसे मान लीजिए 2007 2008, इसको एज अ बेस ईयर ले लिया मैंने, और 2017 2018 ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आज का ईयर ले लिया। हालांकि बहुत पुराना मैंने डाटा पिक कर लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आप कोई भी ईयर अज्यूम कर लें। तो नेशनल इनकम कैसे निकलती है बच्चों, उस साल का प्राइस, उस साल का क्वांटिटी, P0 इंटू Q0। मान लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपये प्राइस है 100 यूनिट्स का, तो ये इतना प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी, तो 1000 रुपये की क्या हो गई है, 1000 रुपये की हमारी नेशनल इनकम कह लीजिए, जीडीपी कह लीजिए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो इसको जीडीपी बोल दिया। 1000 रुपये की जीडीपी थी 2007 2008 के अंदर इन द बेस ईयर। अब 2017 2018 के अंदर आज का प्राइस, आज की क्वांटिटी P1 Q1, 20 रुपये प्राइस बढ़ गया, प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये हो गया और क्वांटिटी 200 हो गई। तो हमारा 4000 रुपये का वैल्यू हो गया कब, 2017-18 के अंदर। अब बच्चों इसके अंदर प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे जो ये बड़े है 1000 से 2000 4000 की वैल्यू हुई है, ये 2 रीजंस की वजह से हुई है। पहला रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने का रीजन होता है इन्फ्लेशन। किसी इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ जाए ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये अच्छी बात नहीं है, बट क्वांटिटी का बढ़ जाना, यानी कि उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी का बढ़ जाना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, प्रोडक्शन की क्षमता इंक्रीज हो गई है पहले से, तो ये अच्छी बात है। तो अल्टीमेटली जो 2017-18 का ये जो डाटा आया ना P1 Q1, ये 4000 दिखाता है, ये करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाता। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे अभी। ऐसे क्वांटिटी और इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस, आज का प्राइस, आज का क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से P0 का प्राइस बोरो करते हैं और यहां से Q1 का क्वांटिटी बोरो करते हैं, यानी कि क्वांटिटी आज की, प्राइस पिछले साल का या बेस ईयर का। बेस ईयर कोई भी हो सकता है, आज की क्वांटिटी बेस ईयर, पिछले प्राइस पिछले साल का बेस ईयर का। तो 10 रुपये प्राइस और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें, इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो हमने हटा दिया, बस कंट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना इंक्रीज हुआ है इसी का इफेक्ट अब दिख रहा है। इन्फ्लेशन तो एलिमिनेट हो गया ना, तो यहाँ पे ये निकल के आया, आउटपुट निकल के आया कितना, नेशनल इनकम 2000, जीडीपी 2000 का। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे 1000 रुपये हमारा बेस ईयर का है और करंट का 2000 है। तो अब आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो इन रियल टर्म्स। इन दोनों का कंपैरिजन अब ज़्यादा बेटर हो सकता है क्योंकि हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया। महंगाई होना या डिफ्लेशन तो वैसे बहुत रेयर कॉन्सेप्ट हो गया आज के ज़माने में, बट डिफ्लेशन होना, इसकी वजह से क्या चेंज आ रहा है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे बचा क्या, अल्टीमेटली इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम रियल जीडीपी। जब हम आज की जीडीपी निकालते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो उसे रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्यों, आज का प्राइस और प्रीवियस प्राइस सेम है, इस वजह से इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो अब आप इनका कंपैरिजन कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं इसको एक और हाइलाइटर से हाईलाइट करके बताऊं, इन दोनों का कंपैरिजन करना ठीक नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी दिखाता है, जबकि इन दोनों का कंपैरिजन करना ठीक है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। इसी के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी हैं बच्चों, ये फॉर्मूला आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से आ सकता है या फिर इसके अंदर हम जीडीपी डिफ्लेटर बोल लीजिए या प्राइस इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जैसे हमारे अब एग्जाम्पल के अंदर 4000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, तो कितना हो गया हमारा 2 गुना यानी कि 200। ये बताता है कि हमारा प्राइस बेसिकली 2 गुना हो चुका है, 2 गुना हो चुका है, मतलब 100% से बढ़ चुका है। ये चीज़ समझाता है ये, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपने, विच इज़ बेटर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। बाय डिफॉल्ट रियल जीडीपी ही बेटर है। रीज़न क्या है,
ये इन्फ्लेशन को एलिमिनेट कर देता है। इन्फ्लेशन या प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको एलिमिनेट कर रहा है। सिर्फ ये किसको कंसिडर करके चलता है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़ रही है, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी इकोनॉमी की बढ़ रही है, सिर्फ उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए ये चलता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, जब आपको इंटरनेशनली ईयर ऑन ईयर या फिर इंटरनेशनली किसी और कंट्री के साथ कंपैरिजन करना है तो रियल जीडीपी का डाटा ही यूज होता है। नॉमिनल जीडीपी ना इन्फ्लेशन कंसिडर करता है, तो इन्फ्लेशन की वजह से सही इंडिकेशन नहीं मिलता, तो रियल जीडीपी को वो कंसिडर करके चलता है। नॉमिनल जीडीपी सही नहीं रहता। इसके ऊपर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। और आखिरी टॉपिक आता है बच्चों जीडीपी एंड वेलफेयर। व्हाट इज जीडीपी एंड वेलफेयर, ये एकदम आखिरी टॉपिक है। मैंने बहुत बारी बच्चों को देखा है ये टॉपिक तो ऐसा छोड़ के जाते हैं कि पूछो मत, कहते हैं भाई ये तो करना ही नहीं है, जबकि पेपर के अंदर इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई जीडीपी एक करेक्ट इंडिकेटर है ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स वेलफेयर, या इसके रिलेशन में कुछ आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट इसके कई सारे लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशन क्या क्या है? पहला लिमिटेशन तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। भाई जीडीपी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? मेल फीमेल के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर के अंदर, और रूरल एरिया अर्बन एरिया के बीच में फ़र्क हो सकता है। तो प्रॉपर जीडीपी, अगर इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रखा है। हो सकता है कि वो अमीर, रिच एंड पुअर, अमीर के पास ही सारा जीडीपी का कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं अल्टीमेटली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यही कॉन्सेप्ट होता है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ये सही नहीं होता है। चेंज इन प्राइसेस, जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्राइसेस का जो चेंज का इफेक्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं जीडीपी कंसिडर करके चलता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस अभी हमने पीछे पढ़ा, जैसे कि सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एग्जाम्पल दिमाग में रखिए बच्चों कि मम्मी आपको खाना खिला रही है, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन के अंदर क्या उसका मार्केट वैल्यू है? नहीं है। उसका मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करना ही बड़ा मुश्किल है, तो रियल लाइफ में आप उसको नहीं निकाल सकते। हेंस जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को भी कंसिडर नहीं करता है। तो हेंस जीडीपी कैसे सही इंडिकेटर हो गया? तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आप इसके अंदर और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मम्मी आपको घर पे होम ट्यूशन, मतलब होम ट्यूशन इन द सेंस मम्मी आपको पढ़ा रही हैं घर पे, बचपन में पढ़ाती थी ना मम्मा, या पापा पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसको हम बोलेंगे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, क्योंकि उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है। तो जीडीपी, बट वो जीडीपी को इफेक्ट जरूर करता है कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ का करेक्ट इंडिकेटर करना बड़ा मुश्किल है, तो ये कंसिडर नहीं करता है। जीडीपी इज अ लिमिटिंग कॉन्सेप्ट। एक्सटर्नैलिटीज, ये मैंने बहुत बारी देखा है बच्चे के दिमाग में एक्सटर्नैलिटी बैठता ही नहीं है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? आपके कुछ करने से, ये हो आप कौन? आप बच्चे, आप सभी, हम सभी, ये पब्लिक है या आप इंडिविजुअल हो, आपके करने की वजह से, एक इंडिविजुअल के कुछ करने की वजह से बाकी की सोसाइटी पे या बाकी की पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट आता है, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी, कि हमारी कुछ एक्टिविटी की वजह से एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई बंदा है, वो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पिएगा तो धुआं निकलेगा तो इन्वायरमेंट में धुआं फैलेगा, वो कचरा फेंकेगा, तो दैट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जब आपके कुछ करने से इकोनॉमी यानी कि आपके आसपास पूरी सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इम्पैक्ट फैलता है, तो इट इज़ नोन एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। कोई फैक्ट्री है, अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी करने की वजह से पोल्यूशन जनरेट करती है और वो पानी में फेंक देती है, तो इसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी सोसाइटी के अंदर, इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आपके कुछ करने के चक्कर में आप कुछ करते हैं जिसके चक्कर में इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचता है। जैसे मान लीजिए एक आपने क्या किया, आपने किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को एजुकेट किया, पढ़ाया, तो इसकी वजह से इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जब वो बच्चा एजुकेटेड होगा पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी फैमिली ग्रो कर पाएगी। एक इसके अंदर बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं, कोई कंपनी ने एक पब्लिक पार्क खुलवा दिया या गवर्नमेंट ने एक पार्क बनवा दिया,
अब जब ये पार्क बनवाया जाएगा बच्चों, तो पार्क में लोग वॉक करने जाएंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी का बढ़ेगा, क्योंकि लेबर स्ट्रांग होगी, हेल्दी लेबर होगी। इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इस पर अलग से भी पूछा जा सकता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कई बार क्या होता है कि जीडीपी बढ़ रही है मान लो 2% से किसी कंट्री का, और पॉपुलेशन भी 2% से बढ़ रहा है, तो भाई आप जैसे इंडिया है, इंडिया का पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि आज के सिनेरियो के अंदर जीडीपी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं जब जीडीपी बढ़ रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से सारी इकोनॉमी में हर बंदे को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया की। पुराने डाटा से कंपेयर करेंगे तो स्लो डाउन हुई है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड डाटा, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री के लिए। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी कंसिडरेशन में नहीं आता जब हम जीडीपी को देखते हैं तो। और एक आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट आ सकता है नोट, ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है बच्चों। ग्रीन जीडीपी एक अपकमिंग कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि भाई जीडीपी आप सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मेजर करते हो। आप कहते हो कि भाई इकोनॉमिकली हम इतने रुपए का प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, बट इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपके इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी तो एडजस्ट करिए। इन्वायरमेंट पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, तो एडजस्टेड फॉर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनको भी तो कंसिडरेशन में लेकर आइए। तो ग्रीन जीडीपी एक अपकमिंग कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड कई सारे रियल लाइफ के अंदर कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आता है, एक चलान का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी आपके लेवल पे नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब जीडीपी और इसके ऊपर इम्पैक्ट डालिए कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे या नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप उसको भी इम्पैक्ट दे के चलेंगे तो अल्टीमेटली आपका ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसी के साथ आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं। फॉर दी चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम पूरा का पूरा यूनिट कवर होता है। तो एक ये समरी वीडियो था आप सबके लिए, होपफुली आप सबको एकदम बढ़िया लगा होगा। फटाफट से अगर आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। कोई भी डाउट्स आते हैं बच्चों तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेजेस डाल सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी मुझे बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से मैं आपको नए नए वीडियोस ला के देता रहूं और आप सभी भी अपडेटेड रहें कि भाई क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या सिनेरियो बन रहा है आगे, और कई सारी चीज़ों के रिगार्डिंग और भी अपडेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करके और भी स्टूडेंट्स तक लेके जा पाए जो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे क्विक रिवीजन वीडियो हो जाए या कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो या इस तरीके के कंटेंट को ढूंढ रहे हो। तो यूट्यूब अपने आप ही वो चीज़ करता है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।